नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो बड़ी बहस। मैं हूं राहुल राजपूत। 14 अप्रैल यानी देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार देश में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें हरियाणा समेत पूरे देश की ग्राम पंचायत हिस्सा लेंगी। ये तो भारत गांव में बसता है, लेकिन जो हाल हमारे देश के गांव का है उसका सच किसी से छिपा नहीं है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी देश की सत्ता पर काबिज हुई तो गांव की बेहतरी के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई और अब करीब 2 साल बाद गांव के लिए सरकार ने एक और बड़ी योजना की शुरुआत करने जा रही है। अब सवाल है कि आखिर नई नई योजनाओं से गांव का भला हो पाएगा। सवाल यह भी है, जब गांव की हालत सांसद आदर्श ग्राम योजना से नहीं सुधरी तो क्या सरकार की नई योजना से देश के गांव का उदय हो जाएगा? यह बात किसी से छिपी नहीं कि हमारे देश के ज्यादातर गांव में बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। तो क्या बिना बुनियादी ढांचे सरकार की नई योजना सफल हो पाएगी? यह भी एक सवाल है। आखिर क्यों सरकार योजनाओं को छोड़कर ठोस जमीनी कदम क्यों नहीं उठाती? इस बीच सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम और मेवात का नाम बदलकर नू कर दिया है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सवाल यहां यह भी उठता है कि क्या नाम बदलने से मेवात की हालत बदल जाएगी? इन्हीं सब सवालों को लेकर हम अपने खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। हमेशा की तरह एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पैनल से रूबरू कराने से पहले एक नजर डाल लेते हैं बड़ी बहस के बड़े सवालों पर। सिर्फ नई नई योजनाओं की घोषणा से हो जाएगा गांव का भला? ये बड़ी बहस के बड़े सवाल। इसके अलावा जब सांसद आदर्श ग्राम योजना से नहीं बदले गांव तो ग्राम उदय से क्या होगा? बड़ी बहस में बड़ा सवाल यह भी, बिना बुनियादी ढांचे के सफल हो जाएगी ग्राम उदय योजना? गांव को लेकर ज्यादा ही जोर है। ग्रामीण विकास के लिए ठोस जमीनी कदम क्यों नहीं उठाती सरकार? और दूसरी ओर क्या नाम बदलने से बदल जाएगी मेवात की हालत? जिस तरीके से सरकार का यह फैसला कि अब मेवात को नूह के नाम से जाना जाएगा। ग्राम उदय भारत उदय अभियान को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ऐतिहासिक बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी ग्राम सभा 24 तारीख को होगी। इस देश में एक ऐतिहासिक बात होगी। ये उसके माध्यम से ग्राम सभाओं को सीधा संबोधन करने का अर्थ है कि ग्राम सभाएं उस पर रिएक्ट करें, उस पर बोले कि उनके क्या सुझाव हैं, जिससे और कुछ नई बातें हम इस काम में जोड़ सकते हैं। ये मान के चलता हूं कि साधारणतः एक आधारभूत ढांचा तैयार करने से पूरा विकास नहीं, उसके अंदर जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जब तक वो गांव में हम नहीं लेके आएंगे तो उसके लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं। ग्राम उदय भारत उदय अभियान को लेकर प्रदेश के कई जिलों में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सरपंचों को ट्रेनिंग दी गई। ये 5 तस्वीरें करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, सिरसा, जींद, जहां सरपंचों को ट्रेनिंग दी गई। ग्राम उदय भारत उदय अभियान को लेकर यहां ट्रेनिंग की गई। कई सेमिनार का आयोजन किया गया। आदर्श ग्राम योजना के तहत हरियाणा के सभी सांसदों ने एक एक गांव को गोद लिया। ग्राफिक्स के जरिए उन गांव और उसके विकास पर एक नजर डाल लेते हैं। करनाल से बीजेपी के सांसद अश्विनी चोपड़ा, उन्होंने घरौंडा के मोदिनपुर गांव को गोद लिया। गांव के हालात की बात की जाए तो विकास के नाम पर कोई भी काम यहां हुआ ही नहीं। गांव में सिर्फ कुछ गलियों का निर्माण कराया गया, इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कई मांगे रखी, लेकिन कोई काम आज तक नहीं हुआ। सिरसा से इनेलो सांसद रणजीत सिंह रोड़ी,
बात की जाए तो सिरसा से इनेलो सांसद है, गुड़िया खेड़ा गांव को गोद लिया है इन्होंने। गांव में ई सेवा केंद्र खोला गया। 22 लाख की लागत से कुछ पक्की गलियों का निर्माण कराया गया। किसानों के लिए जागरूकता शिविर लगाए गए। 22 लाख की लागत से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इंटरलॉकिंग का निर्माण। गांव में वाटर वर्क्स बनाने के लिए ग्रांट आई, निर्माण शुरू नहीं। पीएससी, ग्राम सचिवालय, लिंक रोड, स्टेडियम का इंतजार है। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की बात की जाए तो दोगड़ा अहिर गांव को उन्होंने गोद लिया है। गांव में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 2.75 करोड़ रुपए गांव के विकास के लिए जो आए थे वो खर्च हालांकि हुआ ही नहीं। सांसद द्वारा गांव गोद लेने में कोई लाभ नहीं हुआ। फरीदाबाद से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात की जाए तो तिगांव गांव को उन्होंने गोद ले रखा है। स्कूलों में पेंट और पॉलिश के अलावा कुछ नहीं हुआ आज तक। गांव के अंदर कुछ गलियां बनी। पीने के पानी की समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया है। ज्यादातर काम प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आगे नहीं बढ़े। और इसके अलावा बात की जाए राजकुमार सैनी कुर्सी से बीजेपी सांसद, कैथल के सांगन गांव को उन्होंने गोद लिया। 2 साल बाद भी गांव में कोई विकास का काम हुआ नहीं है। गांव के सरकारी स्कूल में टीचर की कमी है। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था यहां नहीं है। गांव और खेतों में हालांकि पूरी बिजली की बात की जाए तो बिजली नहीं आती। सिर्फ गांव में 8 से 9 घंटे बिजली आती है। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम नहीं है। गंदे पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। 3 पॉइंट सिस्टम की मंजूरी मिले, काम शुरू नहीं हुआ। गांव में एक पीएससी, लेकिन डॉक्टर और दवाइयों की भारी कमी है। और हमारे साथ हमारे मेहमान बड़ी बहस में जुड़ चुके हैं। परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रमन मलिक जी, बीजेपी नेता, स्टूडियो से। इसके अलावा सुभाष शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में है। और सुरेंद्र रूट जी, जो कि कांग्रेस नेता, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र ढुल जी, नेलो प्रवक्ता, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुभाष शर्मा जी, आपसे जानना चाहते हैं, सांसद आदर्श ग्राम, इसके तहत 2 साल में देखा जाए जिस तरीके से एक पीएम की एक योजना कहें उसे उन्होंने मोटिव थोड़ा लोगों को बढ़ाने के लिए, चाहे सांसद हो, विधायक हो, अधिकारियों तक से उन्होंने ये आग्रह किया कि आप एक एक गांव को गोद ले ताकि गांव की तस्वीर बदले। लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात हम कर रहे हैं, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। तमाम सांसद गांव को गोद लेते हैं, थोड़ा बहुत काम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब उदय भारत, उदय ग्राम, नई योजना जिसको लेकर अब देखिए ढोल पीटा जाएगा। भाजपा का ये बहुत पुराना नारा रहा है, चलो गांव की ओर। जी, पहले चला करते थे गांव की ओर, पर असलियत ये है कि इस वक्त जितनी भी नई नई योजनाएं आ रही हैं, चाहे नाम बदला जा रहा है या उनको सुधार कर लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास तो बहुत अच्छा है कि भाजपा कुछ कर रही है, सेमिनार कर रही है। पहले क्या होता था कि अनपढ़ पंच सरपंच थे, अब ये हो गया कि कुछ पढ़े लिखे आ गए हैं, लगता है कुछ होगा। परंतु जो असलियत गांवों के अंदर ये है कि वहां पर ना तो मूलभूत ढांचा है, ना वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना वहां पर पानी की प्रॉपर सुविधा है, बिजली की प्रॉपर सुविधा है। तो ऐसे में गांव कैसे सुधरेंगे जब उनके अंदर उनको इनकम का जरिया उनका बनेगा। आज भी किसानों का जो कृषि है, जो उनके उत्पादन है, जब मंडियों में आना शुरू हो गया है, वो समय पर बिकता नहीं है, उनको सही भाव नहीं मिलता, उनको सहूलतें नहीं मिलती। जब आप आर्थिक विकास नहीं करेंगे ग्रामीणों का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि गांव की दशा को हम सुधार देंगे। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि देखिए, आज भी जो गांव की पंचायतें हैं, वो बेशक सरपंच पढ़े लिखे आ गए, आज भी वो बीडीओ के अंडर हैं, वो डीसी के अंडर हैं, वो एसडीएम के अंडर है। जितने सरपंच पंच हैं वो आपको मिलेंगे जाके इन अफसरों की चमचागिरी करते हुए कि सर हमारा ये काम करवा दीजिए, हमारा ये काम करवा दीजिए। हालांकि वो एक गांव के जनप्रतिनिधि हैं, जितने जोर शोर से उन्हें कहकर करवाना चाहिए, ठोक के करवाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? उस व्यवस्था में जब तक बदलाव नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि ये कोई भी योजना भाजपा सरकार की सफल होगी। सबसे पहले उन्हें व्यवस्था में सुधार करना होगा, ग्राम के जो भीतर जाकर लोगों को जोड़ना होगा और अपनी जो
चीजें हैं जो भी सुधार करना चाहते हैं उन्हें बताना होगा, उसके अपने साथ मिलाना होगा और फिर अफसरों को भी सही लाइन पे लाना होगा, तब जाकर ये कुछ सुधार की गुंजाइश हम समझ सकते हैं। ऐसे में अभी तक नहीं है कुछ। रमन जी, देखिए, मेरा मानना ये है कि ये आज जो हम बहस कर रहे हैं उसका ज़रूरत इस समय जी, जब हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, होनी नहीं चाहिए थी। आज तक जो डेवलपमेंट मूलभूत सुविधाओं की होनी चाहिए थी वो हो चुकी होनी चाहिए थी। ग्राम उदय से भारत उदय जो ये एक व्यवस्था प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों और उनके चाहत के अनुसार बनी है, उसका सबसे बड़ा वजह, और आपने अगर बजट, यूनियन बजट को भी देखा होगा, तो रूरल इकोनॉमी को, रूरल व्यवस्था जो कि इस पिरामिड का बेस है, उस बेस को सुदृढ़ करना सबसे पहले, अगर आपको भारत उदय चाहिए तो आपको उस बेस को सुदृढ़ करना होगा, उस नींव को दोबारा रख के दोबारा मजबूत करना होगा। अगर हम इसमें विफल रहते हैं तो भारत उदय नहीं हो सकता। तो उसी दिशा में ये सारा एक प्रयास है। और अगर आप इसको पूरी स्कीम को देखेंगे, इसमें एक फर्क जो आया है, पहले सब कुछ टॉप टू डाउन होता था, ऊपर से निर्देश नीचे आते थे। ये व्यवस्था परिवर्तन होने जा रहा है, जहां सरकार गांव में जाएगी, गांव से समझेगी उनकी कस्टमाइज, उनकी उस गांव की जरूरत, जो पहली जरूरतें हैं उस गांव की, उसको सुदृढ़ करेगी। अगर इस प्रकार से आज से पहले हुआ होता तो आज हमको ये सारे काम करने की जरूरत नहीं होती, देश कहीं और पहुंचा होता। लेकिन अगर आप फिर भी हम इस पीछे वाले ढोल को ना देखें या उनकी विफलताओं को ना देखें, तो भी आज से भारत उदय के लिए हमारे को गांव को सुदृढ़ करना है। और यही मंशा के साथ, अंतिम अंत्योदय की भावना के साथ, जो अंतिम व्यक्ति है पंक्ति में उसका उदय हो, उस भावना के साथ इसको पूरा बनाया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें, अगर आप चाहें तो मैं एक लंबा उसकी फहरिस्त आपको दे सकता हूं। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात राहुल जी, आज तक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से भारत उदय होने में कमी रही, वो ये रही कि गांव में जो आखिरी व्यक्ति है, जो वो पंचायत है, उसको अपने अधिकार, उसको अपने मौलिक अधिकारों का पता नहीं था। उसको ये नहीं पता था कि सरकार से कौन कौन सी स्कीम से वो क्या बेनिफिट ले सकता है। आज के समय सरकार का इस पूरी स्कीम के जरिए ये सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है कि सरपंचों को, गांव वासियों को, सबको ये उनके संज्ञान में लाया जाए, उनको ये ज्ञान दिया जाए कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या दी हुई हैं सहूलियतें, जिनका वो यूज कर सकते हैं। अब मैं छोटी सी बात बोलूंगा कि मनरेगा आज से पहले भी था, उसमें अनअकाउंटेड एफर्ट्स चल रहे थे कि जी कोई भी एक ऐसा एसेट नहीं बनता था जो एसेट को आप ये समझ सके कि ये एक लॉन्ग टर्म एसेट है। या अब जो मुद्रा बैंक के जरिए आप कैसे लोन ले सकते हैं, कैसे अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इसकी जानकारी अगर उस आखिरी व्यक्ति को मिलती है, तो मैं ये मानता हूं कि जानकारी के चिराग के तले भारत का भी और प्रदेश का भी उदय सुनिश्चित हो जाएगा। चलिए सुरेश जी, ग्राम उदय से भारत उदय निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि एक नई स्कीम है जिसकी शुरुआत अब होने जा रही है। सवाल इस बात का, 2 साल में जिन सांसदों ने गांव को गोद लिया आदर्श ग्राम योजना के तहत, उन गांव का विकास तो हुआ ही नहीं। कम से कम 10 सांसद हैं, 10 सांसद में से कुछ सांसद या बीजेपी के सांसद इन गांवों का विकास कर देते तो हमें लगता कि हाँ, जो अब उनकी नई स्कीम आने वाली है वो मजबूती के साथ स्कीम काम करेगी, सरकार काम करेगी। राहुल जी, अभी रमन मलिक जी जो बोल रहे थे और शर्मा जी ने भी बताया कि ग्राम उदय के नाम से भारत उदय का सपना जो बीजेपी की दोनों सरकारें ले रही हैं, केंद्र और राज्य सरकार, मैं इस विषय पर इनको एक बात याद कराना चाहता हूं
कि भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का ये सपना था और उनके कर कमलों से ही इस देश के अंदर पंचायती सिस्टम को मजबूत किया गया था। इन्होंने कहा है कि अभी तक गांव की आप वहां न जाइए, आप आजादी के दौरान की बात कीजिए। तब गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने ही कहा था, ग्राम स्वराज की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने दिल्ली से नहीं, गांव से जोड़ा था। आप मुझे सुन नहीं पा रहे। मैंने श्री राहुल जी मैंने श्री राजीव गांधी का जिक्र किया है। वो आजादी के बाद इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। आप मेरी बात को या तो सुन नहीं पाए। मैं राजीव गांधी जी को कह रहा हूं और मैं विषय के ऊपर बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जो ग्राम उन्होंने ही बोला था कि नाम से आज जिस स्कीम के ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं, इस स्कीम के जन्मदाता इस देश के अंदर स्वर्गीय श्री राजीव गांधी थे। और मुझे इस चीज की खुशी है कि बीजेपी की जो सरकार है वो क्रिटिसाइज करती थी उस समय, आज वो हमारे दिखाए रास्ते पर, आज वो स्वर्गीय राजीव गांधी के दिखाए रास्ते पर अगर इस रास्ते पर अग्रसर होती आगे बढ़ती है तो हम इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे इनकी करनी और कथनी में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। आपने खुद ही अभी कहा है और वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी ने भी अभी इस पैनल पर बोला है कि जब इनके गोद लिए हुए एक एक गांव को एक एक सांसद कितने गांवों का या कितने बड़ी पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं, जब ये एक छोटे से गांव का विकास या उसकी मूलभूत सुविधाओं को दिला नहीं पाए, तो इस ग्राम उदय योजना से भारत उदय का सपना देखना इस देश के भोले भाले लोगों के साथ, जनता के साथ बेईमानी है। राहुल जी, इनकी इंप्लीमेंटेशन, इनकी करनी और कथनी, इनकी जनता को गुमराह करने की ताकत या ये कह लीजिए काबिलियत, इस चीज को ये स्कीम दर्शाती है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इनको ग्राम पंचायतों के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना होती और ये गांव के भोले भाले भाई और बहनों के प्रति थोड़े से भी चिंतित होते तो ये ग्राम पंचायत के हरियाणा में जो चुनाव पीछे इतने लेट हुए हैं, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। उससे पहले गुजरात में हो चुका है। जो सरकारें हरियाणा के ग्रामों की पंचायतों के चुनाव नहीं होने देना चाह रही थी, वो पता नहीं किस तरीके से कोर्ट के इंटरफेयर के बाद कभी इन्होंने क्वालिफिकेशन का बहाना लिया, हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर टिप्पणी की, उसके बाद भी ये नहीं समझे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। रोड साहब आग्रह करूंगा कि विषय पे रहें। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। वो क्वालिफिकेशन की बात अलग है, लेकिन इनकी मनसा प्रदेश में चुनाव कराने की नहीं थी। नगर पालिका के और पंचायतों के चुनाव इन्होंने गांव की बात हो रही है सुरेश जी, गांव की बात हो रही है। चलिए रमन जी एक प्रतिक्रिया। रविंदर डुल जी आपका एक रिएक्शन। मैंने गांव की बात की, आपका एक रिएक्शन, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी राहुल, मैं हाँ बिल्कुल एक छोटा सा रिएक्शन आपको मैं देना चाहूँगा। जैसे कि शर्मा जी ने, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अब आप इस बात को समझिए अच्छी तरह से, जिस तरह से सांसद आदर्श ग्राम योजना थी, सिर्फ आप हरियाणा की बात करें 6650 गाँव है, 6600 से ऊपर गाँव है, और यदि 10 सांसद केवल 10 गाँव गोद लेते हैं, एक सांसद एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम 700 से 800 गाँव आते हैं। सिर्फ एक गांव का विकास के ऊपर बलबूते पर, या फिर ये कह लीजिए सिर्फ हरियाणा की बात करें, 10 गांव के विकास से क्या ये 6650 गांवों का विकास कर रहे थे, और वो भी ये पूरा नहीं कर पाए। उसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ। कहीं बजट आ रहा है, वहां लैप्स हो रहा है, तो कहीं पर सांसदों ने कुछ किया ही नहीं है। और खासकर भी आपने यहाँ पर टीवी पे दिखाया है, आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के जिन सांसदों का आपने दिखाया है उनकी तरफ से कहीं किसी भी जगह पर विकास हुआ ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से एक नीति रही है, चाहे आप 2014 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, 16 देख लीजिए, यह एक स्वप्न एक साल में दिखाते हैं, उस स्वप्न के ऊपर सारे साल राजनीति करते हैं। असलियत में कुछ होता नहीं है, लेकिन जनता को यह दिखाया जाता है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब मंत्री वहां पर गांव में जाएंगे, उनकी फोटो खींचेगी, उनके ऊपर एडवर्टीजमेंट आएंगी, टीवी के ऊपर डिबेट होंगी, सिर्फ वो डिबेट के अंदर ही वहां मामला हो जाएगा। राहुल जी आप देख लीजिएगा 2018 या 19 में आप इस मामले पर डिबेट कर लीजिएगा। मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूलभूत सुविधाओं के लिए चलिए अब सुन लीजिए रमन मलिक जी, या फिर कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट तक ही रहेंगे, क्योंकि ये सरकार केवल दिखावे की है। जी मैं सिर्फ 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा कि मेरे जितने ये लर्नड फ्रेंड्स हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप कभी ख़त्म नहीं होता।
एक योजना आई उसमें वो परफेक्ट हो जाए ऐसा नहीं होता, उसमें चेंज निरंतर होता रहेगा, उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जो रुक गया, जो स्थायी है, वो डेड है। उसके ऊपर आप मतलब इसको बोलिए कि ये नहीं हुआ। शायद आपकी चैनल भूल गई होगी कि एक आध एमपी कांग्रेस का भी है, उसका भी आपने बखान नहीं करा होगा क्योंकि वो इररिलेवेंट रहा होगा। लेकिन मैं रोड साहब को भी एक चीज़ याद दिलाना चाहूँ कि जिन प्रधानमंत्री जो जब जीवित थे उन्होंने अपने आप को ही भारत रत्न दिलवाया था, उनको भी याद होना चाहिए कि उन्होंने ये बोला था कि 100 रुपये में से सिर्फ 15 रुपये पहुँचते हैं। तो वो उस जो व्यवस्था उनकी ही बनाई हुई थी, उनके ऊपर उन्होंने कटाक्ष करा था, नहीं भूलना चाहिए। बट पॉइंट यहाँ इतना सा आता है कि अगर आज ये परिस्थिति बन रही है कि हम लोग एक ये भारत उदय के ग्राम उदय भारत उदय ला रहे हैं, तो क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, मैं मानता हूँ ऐसा। लेकिन आप भी सहयोग करके, इस आपके भी एमपीज़ हैं, आपके भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सारे मिलके अगर जो स्कीम्स जैसे अब प्रधानमंत्री योजना है सड़क की, या मनरेगा है, या कन्या बेटी बचाओ आंदोलन है, या दूसरा है, इन सारों को अगर आप कलेक्टिवली, हम कलेक्टिवली जो सोशल फील्ड में हैं, पॉलिटिकल फील्ड में हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, क्या हमारे को इन सारी चीज़ों का ज्ञान आखिरी व्यक्ति को, उस अंतिम व्यक्ति को जो गांव की कतार में है, उसको देने में अगर ऐसा एक भारत का पर्व बनता है तो उसमें करने में क्या परेशानी? नहीं, परेशानी कुछ नहीं है। रमन जी को कोई परेशानी नहीं है। सुभाष जी, एक सवाल है जी। सवाल ये है कि देखा जाए, अगर को नहीं होगी रमन जी, बात ये नहीं है, होता क्या है, देखा जाए आर्थिक तौर पर देश मजबूत अपने किसानों की वजह से है। जी। सवाल इस बात का है कि तमाम योजनाएं हैं, क्या उनकी मॉनिटरिंग हुई, क्या उनकी समीक्षा हुई कि हम योजना पर योजना लेते आ रहे हैं? अब नए ग्राम उदय से भारत उदय, सांसद ग्राम, तो ये नहीं वो नहीं, मनरेगा के तहत तमाम जैसी जैसी योजनाएं आती गई, जिन जिन चीज़ों को लेकर लगने लगा कि हाँ उसे लागू किया गया, मॉनिटरिंग नहीं की जाती, राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है। केंद्र से कभी सवाल जवाब नहीं किया जाता कि आपने क्या किया, इतना फंड जारी किया, इतना गया, कहाँ गया, क्या है। सवाल इस बात का है कि क्या हम नई योजना से वाकई गांव का विकास कर सकते हैं या कायाकल्प कर सकते हैं? गांव की स्थिति 68 साल, आजादी के 68 साल बाद भी नहीं बदली। गांव से हम सभी आते हैं, ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आज भी देखिए हाल वही का वही है। जहां हम 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो स्थिति थी वही आज भी मिलेगी। देखिए राहुल जी, आप देश के पूरे की बात छोड़िए, एनसीआर जहाँ देश की राजधानी है, एनसीआर के गांवों का ही अगर आप जाके देख लें तो आप हाल देखेंगे कि कितना बुरा है। अब सवाल ये उठता है कि मैं रमन जी की बात से एक मुझे नई बात इनकी लगी है, इन्होंने कहा कि इस बार हमारी सरकार टेलर मेड प्रोग्राम लाएगी कि वहाँ क्या जरूरत है, हर गांव की अलग अलग समस्याएं हैं, उनसे पूछेगी भी आपको क्या समस्या, उसको प्राथमिकता देगी, दूसरे को बाद में देगी। यानी कि ऐसा नहीं कि वहां से प्रोग्राम बन के आ जाएगा वही लगा दिया जाए। पर मेरा एक सवाल है इस सरकार से कि देखिए कि अधिकारी तो वही हैं, व्यवस्था भी वही है, जनप्रतिनिधि भी लगभग यूं समझो कि कोई बीजेपी से कांग्रेस में इनेलो में मिले जुले आए हुए हैं, अब वो सत्ता में भी आए हुए हैं। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जब ढांचा ही वही है, करने वाले भी वही हैं, व्यवस्था भी वही है, कहीं कोई सुधार की गुंजाइश? अब क्या चमत्कार, क्या आपके पास कोई जादू की छड़ी है कि जिससे आप इस चमत्कार कर दोगे? अभी तक तो देखिए दर्जनों नाम रखे गए योजनाओं के, अब की बार एक नए जोश के साथ नया नाम आया गया है कि हम इस नाम से आ रहे हैं जी, भारत उदय, ग्राम उदय, भारत उदय। तो बात बहुत अच्छी है कि जब ग्राम जो आगे तरक्की करेगा तो भारत की तरक्की तो तभी होगी, परंतु ग्राम की तरक्की होगी कैसे? हरियाणा के गांवों में अगर बिजली के खंभे लगे हुए हैं तो फिर बिजली 24 घंटे तो दूर की बात है, 10 घंटे 8 घंटे, ये पीछे कांग्रेस के राज में ले लीजिए आप। मैं ये नहीं, इनको तो अभी हुए 1.5 साल हुआ है, तब तक कोई व्यवस्था नहीं, 8, 7, 6 घंटे बिजली आती है, किसानों को पानी नहीं मिलता। क्या सुधारेंगे आप? भारत उदय में क्या करेंगे, ग्राम उदय में क्या करेंगे? मैं ये नहीं समझ पा रहा। और क्या इनकी टेलर मेड योजनाएं होंगी जब रोजगार ही नहीं है लोगों को, कृषि के भाव ही नहीं है लोगों को, तो कैसे होगा? कह तो रहे हर खेत को पानी, हर हाथ को, पर ये अभी तक तो बातें हैं। देखिए शर्मा साहब, मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ जी, अगर कोई चीज ठीक तरीके से
अच्छी मंशा के साथ करी जाए उसमें विफलताएं आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि हम परफेक्ट हैं, हम जादू की छड़ी लगा के काम कर सर भावना अच्छी है आपकी, पर नहीं, व्यवस्था नहीं, कमजोर है। एक व्यवस्था कमजोर है। मिनट राहुल जी, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। सवाल नहीं उठाया जा रहा है या काम करने के तरीकों पर सवाल नहीं पॉइंट उठाया इतना जा सा रहा है कि इस आप पे सवाल नहीं जो उठाया जा रहा है। मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी है, आप उसको ओवरनाइट नहीं बदल सकते। आपको एक समाज के अंदर भी और इसी समाज से आए हुए वो लोग जो मशीनरी गवर्नमेंट को चला रहे हैं उसको सुधारना है, उसमें एफर्ट लगता है, टाइम भी लगता है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन मैं अब छोटी सी बात जो अब उठाने लगा हूं उसको आप समझिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, एनिमल हस्बेंड्री या क्रॉप साइकिलिंग या हॉर्टिकल्चर, ड्रिप इरिगेशन की बात, नीम कोटिंग यूरिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारे विषय जो हैं सरकारी स्तर पे, ऊपर के स्तर पे आपने लॉन्च कर दिए, सब कुछ कर दिए। लेकिन अगर उनका जो अधिकार है उस पॉलिसी के अंदर, जो गांव का अधिकार है, अगर वो गांव के लोगों को नहीं पता और अगर ऐसा अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है जिससे आप ये गांव तक पहुंचा सकें कि ये आपके अधिकार इस काबिल पॉलिसी तारीफ के है, तहत हैं, काबिल तो तारीफ है। क्या ये नहीं उसका नेक्स्ट इफेक्ट, काबिल राहुल तारीफ जी, है। नहीं, राहुल जी, ये- उसका नेक्स्ट इफेक्ट क्या ये नहीं होगा कि गांव का वो व्यक्ति अपने अफसर से पूछेगा कि ये मेरा अधिकार, मेरे को सरकार ने बताया है कि ये मेरा अधिकार है, क्या कहां है मेरा अधिकार का जो फल मेरे को मिलना चाहिए? तो जब जवाबदेही सवाल वापस अफसर से पूछा जाएगा तो उसको जवाब और काम दोनों दिखाने पड़ेंगे। और वही काम सिर्फ अफसर का नहीं है, वो विधायक का भी है, पार्षद का भी है, वो एमपी का भी है। और अकाउंटेबिलिटी लानी, पब्लिक से अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की लानी, ये इस सरकार की मंशा भी है, ये इस सरकार का। चलिए सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? राहुल जी, मैं रमन जी की एक बात के ऊपर बोलना चाह रहा हूं जी। इन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको उनके अधिकारों से अवगत कराया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं इस प्रदेश में किसान जो है वो बहुत समझदार है और वो कई स्टेटों के लोगों का, हरियाणा का जो किसान है इतना पैदावार बनाता है पिछले सालों में, देश के खाद्यान्न भंडारण में हरियाणा का विशेष योगदान रहा है। उनको, हरियाणा के किसान को पता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। इस बात की ट्रेनिंग क्या देंगे जाके कैंप में? क्या बोलेंगे उनको कि हम नहीं करेंगे? मनरेगा की जो बात थी, इन्होंने यू टर्न ले लिया, पहले विरोध करते थे, आज ये मनरेगा पे यू टर्न लेके वापस आ गए। तो एक किसानों को क्या समझाएंगे जब इनको खुद ही इनको पता नहीं है कि सरकार ने करना क्या है, विरोध किस चीज का करना है और यू टर्न लेके फॉलो किसको करना है। तो एक किसानों को क्या ट्रेनिंग देंगे? हरियाणा का किसान अपनी 3 फसलों का भाव मांगता है मार्केट का, इन्होंने ना पहले गेहूं का भाव दिया ना जीरी का दिया। जो देखिए, मैं बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। राहुल जी से बात कीजिए, आप मेरे से बात मत कीजिए। हरियाणा का किसान हाहाकार कर रहा है। आज हरियाणा के किसान की जो दुर्दशा इस राज्य में हुई है, मैं शर्मा जी को भी कहना चाहता हूं। आज शर्मा जी आप कांग्रेस राज से कंपेयर कर लीजिएगा, एक भी पौधा हरियाणा के किसान का सूखे से नहीं सूखने दिया 10 साल के कांग्रेस राज में। और जो रेट उसको जीरी का मिला है वो देश में अग्रणी रहा है। आज उनका गेहूं की बात है, उसके बाद गेहूं के बाद यूरिया का जो संकट आया, पानी का जो संकट आया, हरियाणा का किसान तो ये 4-5 चीजें मांगता है। बोले छाछ क्या बोले, जिस सरकार ने 2-2 रुपए के चेक बांटे हो और जिस सरकार की वजह से यूरिया ना मिलता हो किसान को, आज वही नीम कोटिंग की वजह से और आधार कार्ड से रिलेट होने की वजह से आपको यूरिया किसानों को बिल्कुल डायरेक्ट मिल रहा हो। हरियाणा चल रहा था, जो अधिकारी फैसला नहीं ले पाए, जो अधिकारी सरकार की तरफ मुंह लटकाए बैठे रहे, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हरियाणा के किसान को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हरियाणा का किसान सक्षम है अपने निर्णय लेने में और वो ये जानना चाहता है आपके चैनल के माध्यम से क्या ये स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे? यही किसान की गिरदावरी कराकर रोड साहब यही दिक्कत है जो आप दिक्कत गिनवा रहे हैं, इसीलिए ये नई योजना आई है, बेटियों को जिनको बेरोजगार, इसीलिए ये नई योजना आई है। कुछ दिन देख लीजिए। ढुल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मलिक साहब एक और नई योजना देख अगर आप लीजिए। ये चीजें लागू करते हैं तो कांग्रेस आपका साथ देगी। आप मूलभूत समस्या पे आ जाइएगा। देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक क्लियर बात बताना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि सरकार के, हरियाणा की सरकार या केंद्र की सरकार को मूलभूत समस्याओं का नहीं पता है। इन्हें पता है कि हरियाणा में या देश के अंदर किसी भी ग्रामीण इलाके में सड़क नहीं है।
इन्हें अच्छी तरह से पता है कि पानी नहीं है। इन्हें अच्छी तरह से पता है कि हरियाणा के अंदर आज भी जितने रजबाए हैं या जितनी भी टेल है वहां पर सफाई नहीं हुई है। पीछे आपने देखा होगा सत्र के दौरान भी हमारे इंडियन नेशनल लोक दल के माननीय विधायक को डमरू बजा करके सरकार को जगाना पड़ा था। आप ये देखिए कि किसी भी जगह पर ना तो सफाई हुई रजबाए की, ना वहां पर जमीन किसी जगह पर सड़क है, ना ही इनके पास में बिजली है देने के लिए। ये तो किसानों को जा करके बरगलाने के लिए वहां पर गांव में जाएंगे। इनको पता है समस्याओं का। इनको बोलिए कि अपने मैनिफेस्टो को पढ़ लीजिए और मैनिफेस्टो के अंदर जो इन्होंने वायदे किए थे वायदे पूरे कर दीजिए। आप इतना भी कर पाए तो आप मानिए कि आप एक बहुत अच्छी सरकार बना लेंगे। डोल और साहब, आप इतना भी नहीं कर पाएंगे। आपने अभी तक मैनिफेस्टो का एक पेज भी उठा करके नहीं देखा होगा। आपने क्या क्या कहा था, क्या क्या हरियाणा के राहुल जी पहले का रिकॉर्ड आप निकाल के देख किसानों के लीजिए, वायदा जितने किया। घंटे बिजली देते थे, जिस राहुल वोल्टेज जी, पे बिजली ट्रेनिंग इस देते प्रदेश के थे, अच्छा उससे दावा कहीं होता रहता है। किसानों को जरूरत नहीं है। ये सरकार दे रही है। गिरदावरी कहीं मौके पर ढंग से होती नहीं है। डोल साहब, जवाब आपने सवाल खड़ा करा है तो कम से कम जवाब तो सुन चलिए लीजिए। कानून व्यवस्था ये संभाल नहीं पा रहे। आप सभी मेहमानों से किसानों को निवेदन क्या है, करेंगे ये बताइएगा। इसके बाद एक मुद्दे पर और भी बातचीत जी, आप करनी है। बताइए। जिस तरीके से नाम बदला गया उस पर जो सियासत शुरू हुई है, बड़ी बहस में इस मुद्दे पर भी बात करनी है। फाइनल कमेंट लेना चाहते हैं रविंद्र डुल जी, आपसे फाइनल कमेंट इस मुद्दे पर। ग्राम उदय से भारत उदय, एक फाइनल कमेंट इस मुद्दे पर, फिर दूसरे मुद्दे पर जाते हैं बात करने के लिए। फाइनल कमेंट बिल्कुल स्पष्ट है राहुल जी। बिल्कुल एक छोटा फाइनल कमेंट ये है कि मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे अपने मैनिफेस्टो में किए हैं या जो मूलभूत समस्याएं हैं बिजली की, पानी की और सड़कों की, इन समस्याओं को, फसलों के रेट और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को इतना भी लागू कर दे तो मैं मानता हूं कि इन्होंने अच्छी सरकार बनाई है। इतना भी ये करेंगे नहीं। ये सिर्फ मैं बता रहा हूं गांव में जाएंगे और जाकर के लोगों को बरगलाएंगे और उसके बाद में बैठ जाएंगे। हर साल इस प्रकार की योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। इनको पता है, हर सरकार योजनाएं लाती है सांसदों को पता है उनकी सुरेश जी, देखिए ऐसा नहीं है उनको नहीं पता है। देखिए राहुल जी, मनरेगा की तरह ये इस स्कीम पे भी जी बताइए राहुल जी। फाइनल कमेंट इस मुद्दे पर। राहुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी करनी और कथनी में काफी अंतर है और ये किसानों के नाम पर ये कांग्रेस, ये जो है कांग्रेस की नीतियों को बार बार से लोगों को दिखाकर उस पर राजनीति कर रहे हैं। और जो राजीव गांधी जी के बारे में इन्होंने बात कही, उन्होंने देश के लिए शहादत दी है, भारत रत्न का नाम उन्होंने वैसे नहीं ले लिया हवा में। ये बात मैं कहना चाहता हूं मलिक साहब को। चलिए, अपने देश में इस भारत भूमि को सिंचा है उन्होंने, तब भारत रत्न मिला है। या कोई हल्की बात नहीं है। इन्होंने गौर करना चाहिए इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बोलने से पहले। और हरियाणा प्रदेश का किसान की कोई बात नहीं सुनने वाला। या तो स्वामीनाथन लागू करे, फसलों का भाव दे, खाद और पानी का प्रबंध करे, फिर आगे गाँव में आने का इनका हक बनता है। किसान की चौपाल में इनका आने का हक नहीं बनता जब तक ये किसान को फसल का उचित भाव। सुरेश जी जरा शांत होइए, सुन लीजिए मलिक साहब को, सुन लीजिए, नहीं कराते, पानी नहीं सुन लीजिए मलिक साहब को। रोड साहब, हो गया भाषण हो गया। अब सुन लीजिए मलिक साहब, बोलिए आप। जवाब सुन लीजिए। जहां तक मनरेगा की बात है, मनरेगा में कोई भी एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा था, आज एसेट क्रिएशन हो रहा है। तो जो उसका रूपांतर आप बोल रहे हैं या आपकी स्कीम बोल रहे हैं, हमने उसको बेटर ही करा है, कोई उसको खराब नहीं करा है। एक दूसरी बड़ी बात कि ये सारी स्कीम जो है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो आपको सिर्फ एक चीज लगेगी मलिक साहब डिलीट किया है। फिर आप बीच में बोल रहे हैं रोड साहब, बोलना मुश्किल हो जाएगा आपका बाद में। देखिए वक्त कम है, मलिक साहब अपनी बात रखिए। मेरा पॉइंट इतना सा है कि एक चेंज एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है, उसको करते रहना चाहिए। कहीं भी त्रुटि मिले उसको ठीक करना चाहिए। स्कीम्स सरकार ने बहुत सारी बनाई हुई हैं, बहुत सारी स्कीम पहले भी बनती थी, लेकिन दिक्कत ये होती थी कि स्कीम बनी हुई है लेकिन उसकी जानकारी नहीं होती थी। अगर एक अवेयरनेस कैंपेन और एक पूरा जागरूकता का कैंपेन 14 तारीख से 24 तारीख तक हम चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो भी लोग सामाजिक तौर पे भी और विधायकी में पार्षद हैं या कोई और भी पद है, जिन्होंने भी कोई भी सामाजिक पद है, उनको इस स्कीम में लगना चाहिए। सरकार की सारी स्कीम, केंद्र सरकार की भी, वो सबको बतानी चाहिए, क्योंकि ये उन हर एक आखिरी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। काबिल तारीफ है, इस पे कोई शक नहीं कि आप जो स्कीम ला रहे हैं वो बेहतरी के लिए है, लेकिन सवाल ये है कि लागू कैसे, नहीं लागू कैसे होगा, कैसे आखिरी व्यक्ति तक ये पहुंचेगा, तमाम चीजें, बहुत सवाल है। सुभाष शर्मा जी संक्षिप्त में। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 10 दिन का जो इनका कैंपेन है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास बहुत अच्छा, पर क्या ये इतने जोर शोर से कर पाएंगे कि एक एक
घर में ये बात पहुंच जाए कि सरकार इस योजना के तहत गांवों में क्या विकास करना चाहती है। पर मैं ये कहता हूं कि खाली गलियां सड़कें बनाने से या अन्य सुविधाएं देने से गांवों का विकास नहीं होने वाला है। गांव का विकास तब होगा जब लोग, गांव के नौजवान को रोजगार मिलेगा, गांव के किसान को उसकी फसलों की कीमत मिलेगी, किसान को घर बैठे सारी सुविधा मिलेगी, तब जाकर ये इसका विकास हो सकता है। मैं तो तब समझता हूं कि ये सफल होगी, उससे पहले सफलता में संदेह। राहुल जी, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको सारी सहूलियतें पहुंचानी, ये हर सरकार की, हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है, जो ये सरकार पूरी करने जा रही है और कोशिश चलती रहेगी ये बराबर। 68 सालों में नहीं हुआ, गांव को जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, चाहे खेत को पानी हो या किसानों के अन्न के उचित दाम हो या वहां बिजली की बात हो, हर एक बात हो। इसीलिए क्योंकि अगले मुद्दे पर भी बात करना है सुभाष जी। हालांकि यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद बात होगी जिस तरीके से गुड़गांव और मेवात का नाम बदला गया है, इस पे सियासत शुरू हुई है, ये इस पे बहस करेंगे, चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। गुड़गांव और मेवात का नाम बदले जाने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। जो है वो नाम वही रहना चाहिए, कि मेवात का नाम स्वतंत्रता संग्राम में, इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ, जो त्याग मेवातियों ने दिया आज़ादी की लड़ाई में। हसन खां मेवाती वो सब जानते हैं, जब से पहली आज़ादी की लड़ाई, उस समय से जो हर किस्म के त्याग दिया। तो मेवात की अपने प्रतिष्ठा इलाके के नाम से पहचान है, तो वो नाम वही रहना चाहिए। गुड़गांव का एक पूरे दुनिया के अंदर एक अपना नाम है, हर जगह उसके साथ एक इतिहास जुड़ा होता है। मेवात के साथ भी इसी तरीके से इतिहास जुड़ा है। नूह में हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या इस तरीके से करनाल का कब नाम बदलेंगे, कुरुक्षेत्र का कब नाम बदलेंगे, और जो दूसरे जिले हैं, और केवल नाम ही बदलेंगे या कुछ करके भी दिखाएगी ये सरकार? केवल नाम ही बदलेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, कांग्रेस का ये तंज है। सबसे पहले सुभाष शर्मा जी। देखिए जी, नाम बदलने की व्यवस्था बहुत पुरानी रही है। बॉम्बे का नाम मुंबई, मद्रास का नाम चेन्नई, कलकत्ता का नाम कोलकाता, ये व्यवस्था तो पहले भी नहीं है। इवन आप देख लीजिए कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में मायावती ने कई जिलों के नाम बदल दिए। पर सवाल ये उठता है कि नाम बदल देने से क्या वहां पर कानून व्यवस्था या अन्य बातें जो आम नागरिकों की जरूरतें हैं वो पूरी हो गई? हमें गुड़गांव का नाम गुरुग्राम करने से कोई एतराज नहीं है, पुरातन नाम है, कोई बात नहीं। पर भाई व्यवस्था भी तो वहां त्रेता और द्वापर युग जैसी हो जाए तो मजा आ जाए। कोई नाम बहुत नाम बदली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल जहां तक अभी हुड्डा जी ने कहा कि मेवात बड़ा पुराना नाम था, नूह क्यों रख दिया? भाई नूह वहां का एक शहर का नाम है, ठीक है, कांग्रेस ने भी 10 नाम बदले, ऐसी बात नहीं है। आप इतिहास उठा इसका देख लीजिए, उठा के कई नाम बदले कई शहरों के इन्होंने। इवन कई तो कॉलोनियों के नाम तो अक्सर ही मतलब गांधी परिवार के नाम पर रखे जाते रहे, तो ये शहर का नाम है। तो सवाल ये उठता है कि नाम बदला है जो इस सरकार ने, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, पर ऐतराज ये मैं समझता हूं कि उसमें व्यवस्था उस स्तर की होनी चाहिए। नाम बदलने से खाली कुछ नहीं होने वाला। रमन जी, देखिए, गुरुग्राम का इतिहास सबको पता है, पब्लिक की भी डिमांड थी कि गुरुग्राम रखा जाए उस डिस्ट्रिक्ट का नाम। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती मेरे को कि डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल दिया गया। ऐसे ही मेवात का एक जोग्राफिकल एरिया है, अगर आप ध्यान उसको दें तो पलवल से लेके ऑलमोस्ट अलवर तक ये बेल्ट पूरी चलती है। तो क्या उस पूरी बेल्ट का नाम मेवात कर दिया जाए? वो एक जोग्राफिकल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नूह है, अगर उसका नूह कर दिया गया तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को चलाने के लिए और उसको जागरूक रखने के लिए, उसको कुछ अपनी दुकान को चलाते रहने के लिए अगर आप उस पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से करते रहिए, उसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। आपने भी अपनी दुकान चलानी है साहब, हमने जनता की सेवा करनी है, आपने दुकान चलानी है, आप चलाइए। बट पॉइंट यहाँ इतना सा आता है कि गुरुग्राम जहाँ तक रखा गया, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है।
सबने वेलकम करा है इसका। जहां तक नू की बात है कांग्रेस वो को भी है। वेलकम करा है। कांग्रेस का अपना एक है साहब, उनकी दुकानदारी इसी बंटवारे की पॉलिटिक्स पे चलती है शुरू से आज तक, तो उसमें हमारे को कोई उनसे नहीं है और उनसे कुछ अपेक्षा भी नहीं है कि वो इस कोई कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। सुरेश जी, सुरेश जी आवाज आ रही है आपको? राहुल जी, जी देखिए कांग्रेस की तरफ से जो हुड्डा साहब ने अभी कहा है, जी जी राहुल जी अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो बोला है, हम उससे पूर्णतः सहमत हैं कि इतिहास को मिटाने की साजिश है बीजेपी की। आप इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति करनी है। राजनीति तो आप कर रहे हैं कि नाम बदल के आप विकास का अमली जामा पहचाने से बचते नजर आ रहे हैं। ये आरोप तो हमारा आपके ऊपर बनता है कि आप नाम बदलकर राजनीति करना चाह रहे हैं। सिर्फ हुड्डा साहब ने ठीक कहा है कि आपने इतिहास को बदलने की यह साजिश है और कहीं ना कहीं इसमें मुझे तो सांप्रदायिकता भी नजर आती है। जी, मैं इनको बताना चाहता हूँ चौधरी भजनलाल के समय में भी गुरुग्राम के नाम से का नाम बदला गया बार-बार था, मुख्यमंत्री लेकिन जब भी वो वहां आम गए हैं बोलचाल उन्होंने की भाषा आदर में सहित आम लिया आदमी है। की क्या जुबान पर बातें नहीं कर रहे चला हैं? और सरकार को दोबारा से गुड़गांवा ही रखना पड़ा। इन्होंने इतिहास में जाना चाहिए था। और रही बात मेवात की, मेवात का तो जो ये मैटर है, ये इन्होंने बड़ी चतुराई से, क्योंकि ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बीजेपी को हेड करते हैं रमन मलिक जी, बड़ी चालाकी से इन्होंने अभी बयान दिया कि ज्योग्राफिकली भौगोलिक तौर पे, जबकि इस मुद्दे का भौगोलिक तौर पर रमन जी हम भी समझते हैं, राहुल जी भी समझते हैं, सुभाष शर्मा जी भी समझते हैं, कोई इसका लिंक नहीं बनता भौगोलिक तौर पे। ये मेवात, ये मेव लोगों का एक एरिया है स्पेसिफाइड। आप इसको भौगोलिक तौर की बजाय सामाजिक तौर से बोलना चाहिए। आप पैनल में जितने लोग बैठे हैं, मेरी बात से मेरे ख्याल सभी सहमत होंगे, भूगोल से इसका मतलब नहीं बनता। लेकिन आप अपनी पार्टी की जो चलिए ढुल साहब, आप क्या बातें कर रहे हैं? रमन साहब, ढुल साहब, मुझे ये कहना है ढुल साहब, ये राजनीतिक डिसीजन है, गुरुग्राम, प्रदेशवासियों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। गुरुग्राम में मेवात नू हो गया। जी राहुल, मैं आपको बता रहा हूँ जी। हाँ मैं यही बता रहा था। हाँ जी राहुल, मैं बता रहा था कि जैसे शर्मा जी ने बताया कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। असली बात है कि हम उसके अंदर मूलभूत सुविधाओं को और उनको हम इम्प्लीमेंट करें तो बात बनती है। कुछ लोगों को अपीज करने के लिए नाम पहले भी बदले जाते हैं और सरकार की पॉलिसी भी रहती है, क्योंकि ज्यादातर नाम जो है ब्रिटिश सरकार के दौरान रखे गए थे जी। और जो है हमारे लोगों की जो है आजादी के बाद में हमारी भावनाएं ये रही है कि अंग्रेजों के बनाए सभी इतिहास को हम किसी भी प्रकार से समाप्त करके नई शताब्दी में, नए जनरेशन में जाएं, ताकि हमारी नई जनरेशन हमारे इतिहास को जाने, ना कि हमारे गुलामी वाले इतिहास को जाने। तो ये अच्छे, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से इसको गलत कहा जा सकता है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारे लिए आवश्यकता यह है कि जैसे गुड़गांव के अंदर जो समस्याएं हैं भ्रष्टाचार की या पानी की या वहां पर बिजली की सबसे बड़ी भारी समस्या है या रोड ट्रैफिक जैम की समस्या है, ज्यादा बेहतर यह होता है कि गुड़गांव के अंदर उस चीज। मलिक साहब, आप तो कह रहे हैं लोगों की मांग पर ये बदला गया है। लोगों की तो मांग बहुत कुछ है, वो भी बदला जाए। मोहाली के अंदर देख लीजिए, मोहाली का नाम ऐसे लोगों की मांग सारी की सारी, ये तो मांग तो बहुत पहले से साहब के पास भी है और चीजें बहुत स्पीड से गुड़गांव में चेंज हो रही हैं। आप देखिए जिस प्रकार से गुड़गांव के अंदर परिवर्तन आ रहा है वो काबिले तारीफ है। उसकी वजह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ये सिर्फ रो देना कि बिजली नहीं है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरे को आज पता है कि मैंने कांग्रेस के राज के अंदर 20-20 हजार रुपए महीने का डीजल फूका है और आज मैं 5 हजार रुपए का डीजल 3 महीने में फूकता हूँ पावर बैकअप के लिए। अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये फर्क आ चुका है, सड़क में फर्क आ चुका है, अच्छे दिन आने शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात राहुल जी, यूनिटेक जैसे बिल्डर को जिनको सबको पता है कि कहां से शरण मिली हुई थी, उसको जिस प्रकार से खींचा जा रहा है, ये पब्लिक डोमेन में है कि ये नहीं करने देंगे। देखिए इस बड़ी बहस को सुभाष शर्मा जी आपकी बातों से खत्म करना चाहते हैं, संक्षेप में। देखिए जो ये कह रहे हैं रमन जी की बिल्डरों को खींचा जा रहा है, ठीक है, गुड़गांव में खींच दिया, फरीदाबाद में आइए, बीपीटीपी से लेके दर्जनों आपको मैं बिल्डर ऐसे दिखाऊं जिनके पीछे हजारों से ज्यादा एप्लीकेशंस पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में पड़ी हुई हैं, वहां पर अभी तक लोगों के खाली आश्वासन मिला है। हम कहते हैं कि नाम बदलो, किसी गरीब
आदमी का नाम अगर अमीर दास रख दें हम अगर, तो उसको अगर अमीर बन जाए तो हमें भाई कोई एतराज नहीं है। नाम बदला है आपने तो उसकी व्यवस्था भी बदल के दिखाइए, हम तब समझेंगे कि आपकी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। जी, आपको सारे बदलाव आपको दिखेंगे जी। सरकार जिस हम भी उम्मीद करते हैं, सब देखना भी चाहते हैं। देखिए वक्त बदलाव वक्त कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। रमन मलिक जी, सुरेश रूट जी और रविंद्र डुल जी, सुभाष शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये कि क्या नाम बदलने से वहां की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, वहां की जो मांगे हैं वो भी पूरी हो। जिस तरीके से नाम को बदलने को लेकर मांग पूरी की गई, तो विकास योजनाओं को लेकर जो मांगे की जा रही है, जो तमाम सुविधाएं जिनकी मांगे की जा रही, वो भी मांग सरकार पूरी करे। बड़ी बहस में इतना ही। नमस्कार।